नमस्कार मित्रों। तो सबसे पहले आपके गोपाल सर को थैंक्स बोलूँगा। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने का जो मौका दिया, और मैं अपना ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम शिवा राजपूत है। वर्तमान में मैं दृष्टि आईएएस से सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आज मैं आपको हिस्ट्री सेगमेंट में मॉडर्न इंडिया के कुछ पहलुओं से रूबरू कराऊँगा। और जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, और जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल तो वहाँ तक आपको समझाने का प्रयास करूँगा। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें आपको ऐसे ही डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके भारत में आगमन हो गया था, और इसके बाद 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो आप देखिए कि आंशिक रूप से हम लोग कहीं ना कहीं एक प्रकार से ब्रिटेन के अधीन हो गए थे। और 1764 में आप देखिएगा जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ, तो हम लोग पूर्णतया ब्रिटेन के अधीन हो गए थे, और हम लोगों पे राजनैतिक हस्तक्षेप भी और एक प्रकार से जो इनका व्यापारिक हस्तक्षेप थे वो पूर्णतः प्रभावित हो गया था हम लोगों के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद चीज़ें बदलती रहीं, और यहाँ पे एक प्रकार से जो भारतीयों का शोषण अंग्रेजों ने जिस तरीके से करना चाहा उस तरीके से किया। और यहाँ पे जितना आप जानते हैं धन का निष्कासन, जिन्हें ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ बोलते हैं, वो भी पूर्णतया यहाँ से हुआ। और अपने यहाँ पे मसाले वगैरह का, कपड़े का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था, उन चीज़ों का भी इन लोगों ने पूर्णतया यूटिलाइज किया। अपने यहाँ से कच्चा माल ले जाके ये लोग वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसको फिर बड़े इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करते थे। पूरे विश्व में इन लोगों ने अपना एक प्रकार से देखा जाए तो मसालों और आपके कपड़ों, इन दोनों का व्यापार को काफ़ी अच्छे रूप में क्या किया, बूस्ट किया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों का यहाँ पे जितना अधिक से अधिक शोषण हो सकता था किया गया। फिर इसके बाद चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित हुई। लोग यहाँ पे अवेयर हुए कि अंग्रेज यहाँ पे हम लोगों को कोई लाभ ना देने के रूप में, बल्कि यहाँ पे जो अपना धन का निष्कासन किया जा रहा है उस रूप में यहाँ पे चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद तो अपने यहाँ पे जो प्रभुत्वशाली लोग थे वो लोग, कुछ लोग बैरिस्टर की पढ़ाई करके बाहर से आए, तो उन लोगों को लगा कि भारत को कैसे इस समस्या से निदान किया जाए, या फिर इसके कैसे इन चीज़ों से बचाया जाए। तो इन लोगों ने अपनी बात एक प्रकार से अंग्रेज़ों से कहनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज कोई भी बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। उसका कारण क्या था, वो जानते थे कि हम तो इनके एक प्रकार से सर्वे सर्वा हैं, इनको जैसे चाहेंगे वैसे कंट्रोल करेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे इनको ऑपरेट करेंगे। तो ये बात इन लोगों ने, जो भारत के प्रभुत्वशाली लोग थे, उन लोगों ने अपनी बात अंग्रेजों के सामने, कुछ लोगों के सामने रखी, तो कोई भी उनको सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया। तो उसी समय एक व्यक्ति आए, एओ ह्यूम, और एओ ह्यूम जो व्यक्ति थे वो स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, और उनको एक्चुअल में रीजन क्या था कि उनका देश भी अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था। तो जो देश ऑलरेडी सफ़र कर रहा होगा उसको पता होता है कि देश में कितनी समस्याएं व्याप्त होती हैं। तो उन लोग, एओ ह्यूम ने इन लोगों को बताया कि आप लोग इस तरीके से अगर अपनी बात, मतलब एक प्रकार से एक एक करके रखेंगे तो कोई भी आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा। तो आप ऐसा करिएगा, एक अपना संगठन बनाइएगा, और उस संगठन के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखिएगा। तो फिर उसी समय मुंबई में आपका तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय पड़ता है, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए, और उन लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपका गठन हो गया 1885। ये लोग एकत्रित होने वाले थे पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग की बीमारी की वजह से ये लोग एकत्रित ना हो पाए, तो ये लोग पहुँच गए मुंबई। ठीक है, अब जब ये लोग अपना कोई भी, इनको अपना बात रखनी होती थी अंग्रेजों के सामने, तो ये लोग अपना इसी माध्यम से रखते थे। तो ये एक प्रकार से उस समय का सबसे प्रभुत्वशाली संगठन था, जिसका आज भी आप देख रहे होंगे। कांग्रेस जो एक पार्टी है वो समझ लीजिए आपकी 1885 भारत की सबसे प्राचीन, कह सकते हैं, एक दल था जो बहुत ही इसमें प्रभुत्वशाली लोग थे। अब इसके बाद 1895, ये डेट याद रखिएगा, इसमें सबसे पहली बार
बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज शब्द की मांग की। स्वराज शब्द का तात्पर्य ये होता है कि हमें कैसे भी करके एक प्रकार से अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है, हमें अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित करना है। और बाल गंगाधर तिलक आपको पता ही होगा, गरम दल के नेता थे, थोड़ा स्वभाव भी इनका उग्र तरीके का था। तो 3 व्यक्तियों का आपने नाम सुना होगा, लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो सबसे पहली बार स्वराज शब्द की मांग 1895। ठीक है, किसके, ये एक इन्होंने प्रेस के माध्यम से बात रखी थी। इन्होंने एक अखबार में अपना लेख लिखवाया कि हमें स्वराज चाहिए, और ये चीज़ इतना पब्लिकली रूप से पब्लिश की गई कि अंग्रेजों के कानों में ये खबर पहुंच जाए कि अब हम लोग आपके अधीन नहीं रहना चाहते हैं, हमारा देश है, तो हम लोग खुद इतना एक प्रकार से निर्भर हैं चीज़ों को लेके कि हम अपना कंट्रोलिंग कर सकते हैं अपने देश की, आप लोगों के यहाँ पे कोई ऐसी नीड्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। जब अपने यहाँ पे इस तरीके से एक प्रकार से लोगों में इतनी एकता देखी जा रही थी, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं से ये चीज़ पता चल गई थी कि अब हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भारत में राज नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं अब हमें यहाँ से भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इन्होंने उससे बचने के लिए, आपको पता होगा कि 1905 में क्या किया, बंगाल विभाजन कर दिया। और बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इन्होंने तो ये रीजन दिया कि हम बंगाल को विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल का बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सके, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअलिटी ये थी कि बंगाल के लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आने के कारण ये लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे अब देश प्रेम की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़े रूप पे कोई यहाँ कोई ऐसी कोई घटना कर दें जिससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा क्षति हो। तो 1905 में इन्होंने ऑफिशियल रूप से बंगाल का विभाजन कर दिया। अच्छा, जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो हिंदू और मुस्लिमों ने अपना इस विभाजन का विरोध जताने के लिए एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी, भाईचारे के रूप में गले लगाया, और यहीं से आपका स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हुआ। जैसे आप कह सकते हैं 1905 और 1906 से आप देखेंगे कि आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या हुआ था, जितना मतलब एक प्रकार से आपकी विदेशी वस्तुएं था उनका बहिष्कार किया गया और आपके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कही गई। लोग जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो इनके कॉलेजेस थे, उनमें भी एक प्रकार से जाना तक बंद कर दिया, इनकी ऑफिसेस में जाना बंद कर दिया भारतीय लोगों ने, क्योंकि ये चाहते थे कि हम पूर्णतया अब स्वदेशी को अपनाएंगे, हम कोई भी विदेशी चीज़ों का एक प्रकार से अपनाएंगे नहीं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, कपड़े बड़े मात्रा में जलाए गए थे, कई सारी एक प्रकार से आक्रोश दर्ज किए गए थे। फिर इसके बाद आपको पता होगा 1907 में हुआ क्या, एक थे फिरोज शाह मेहता, वो थोड़ा सा शांत स्वभाव के थे लेकिन काफ़ी अच्छे एक प्रकार से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, तो काफ़ी अच्छे वकील थे। तो वो अपना मंच पे स्पीच दे रहे थे, तो गरम दल के नेताओं की कुछ मांग दूसरी तरीके से रहती थी, हमेशा उनका ऑफेंसिव तरीके से रहता था, और जितने नरम दल के नेता थे वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चीज़ों को मांग करते थे। तो ये बात को लेकर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ, तो नीचे से जो आपके गरम दल के नेता थे उन लोगों ने इनके ऊपर फेंक दिया जूता, फिरोज शाह मेहता के ऊपर। किसके? फिरोज शाह मेहता के ऊपर। तो फिरोज शाह मेहता ने अपनी इस शर्मिंदगी की वजह से ये कहा कि अगर ये कांग्रेस रहेगी और इसमें अगर ये लोग नरम दल गरम दल साथ रहेंगे तो मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। अब यही संभव है कि जब तक मैं मरता नहीं हूं तब तक कांग्रेस में नरम दल और गरम दल साथ में नहीं रहेंगे। तो आपका 1907 में देखा जाए तो कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 हिस्सों में। कौन कौन हिस्सों में? कांग्रेस का विभाजन आपका 2 हिस्सों में, आपका इसमें हो गया एक नरम दल और एक हो गया आपका गरम दल। कब हुआ? 1907। कई बार पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ? 1907। ठीक है। इसके बाद चीजें
थोड़ी सी चलती रही, अब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट रहा, गरम दल अपनी अलग कमेटी तरीके से बना लिया, नरम दल अलग कमेटी बना लिया। और आपको पता होगा कि 1991 में महात्मा गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद पहुंचे थे, तो वहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बार एक प्रकार से बड़े रूप में सत्याग्रह किया था। तो 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की एक प्रकार से रिटर्निंग हुई, और रिटर्निंग कहाँ हुई? भारत। इसीलिए 9 जनवरी को आपको पता होगा कि भारतीय अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी आपके भारत आगमन हुआ। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। एक छोटा सा इनका साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट बताते हैं, जहाँ से इन्होंने सत्याग्रह वर्ड को अपनाया या स्वीकार किया। तो आपको पता होगा कि गांधी जी एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और गांधी जी को वहाँ पे फर्स्ट AC में बैठने के कारण गांधी जी को ट्रेन के कंपार्टमेंट से नीचे उतार दिया गया था। तो गांधी जी ने कहा, आप मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है मेरे साथ में? तो वहाँ की जो रेलवे अथॉरिटी थी, उन लोगों ने बताया कि जो भी अश्वेत लोग हैं उनको फर्स्ट क्लास में बैठने की अथॉरिटी नहीं है। तो ये बात को लेके ब्रिटेन ही वहाँ पे एक प्रकार से अपनी कब्जा किए हुए था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो ये बात उन्होंने, अब वो वकील थे, तो वकील लोग तो जानते ही हैं आप लोग, कोई भी छोटी बात को बड़े स्तर पे कैसे उनको स्प्रेड करना होता, फैलाना होता। तो उन्होंने अपनी बात को रखा ब्रिटेन की जो कोर्ट थी, वहाँ पे उन्होंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि एक चीज़ बताइए, आपने हमें उतार दिया फर्स्ट क्लास के AC के टियर से, जब मैं आपसे टिकट ले रहा था तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब इस बंदे को फर्स्ट क्लास में नहीं बैठने देना है तो इसको टिकट क्यों दी? हम ऐसा तो है नहीं कि आपसे विदाउट टिकट लेके हम उसमें बैठे हों। तो आपको टिकट के समय आपको ये देखना चाहिए था कि आपको फर्स्ट AC का क्लास का टिकट ही नहीं हमें देना था। तो आपने जब टिकट दे दी तब मैं बैठा हूँ, तो इसमें मेरी प्रॉब्लम है कि आपके अथॉरिटी की प्रॉब्लम है? और ये बात कहीं ना कहीं जेन्युइन है, कहीं ना कहीं आपको भी लग रही होगी। फिर इनकी बात को वहाँ पे स्वीकार किया गया, और इन्होंने वहाँ पे श्वेत और अश्वेत वाला जो बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, उसको क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। तो पहली बार जो इन्होंने सत्याग्रह एक प्रकार से स्टार्ट किया था आपका, वो कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका। और वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे देखा जाए तो एक लोगों में बीच में जो भेदभाव वाला अंतर था उसको दूर किया। इसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम कुछ अपने देश के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों में मेरी थोड़ी सी पहचान बने। तो सबसे पहली बार इन्होंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम अपना करियर जो है ना वो इसी में अपनाते हैं, किसमें? अपना एडवोकेट वाली लाइन में, अपना लॉयर वाली लाइन में। तो जब ये आए हैं यहाँ पे भारत, तो ये सबसे पहले बताते हैं मुंबई कोर्ट में गए, और वहाँ पे हेयरिंग चल रही थी। हेयरिंग जो चल रही थी तो उसमें इन्होंने देखा कि यहाँ पे कैसे लोग किस तरीके से एक प्रकार से अपनी बात करते हैं, कैसे यहाँ वकील लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताते हैं जब ये फिरोज शाह मेहता, जिनका हमने अभी जिक्र किया था थोड़ा सा, तो उनको इन्होंने देखा। तो फिरोज शाह मेहता, उनकी हाइट वाइट अच्छी थी, आप गूगल कर लीजिएगा, उनकी पिक देख लीजिएगा। तो वो जिस तरीके से बोल रहे थे तो गांधी जी को लगा हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे इन लोगों के सामने। और आपको पता है एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, गांधी डिवीजन। तो गांधी डिवीजन का मतलब गांधी जी 3rd क्लास पास हुए थे, और ये सब लोग इतने प्रबुद्ध लोग थे कि इतना इंटेलिजेंट लोग थे। तो उनके सामने गांधी जी को लगा कि इसमें तो मेरा करियर है नहीं, ऐसा करते हैं कहीं और अपना कोई और दूसरी लाइन देखते हैं। तो ये फिर गांधी जी ने अपना यहाँ पे मूड थोड़ा सा चेंज किया, और यहीं पे इनको गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु थे, कौन थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने इनको बताया कि अगर भारत को आपको समझना है तो आप भारत के लोगों को उनके बीच में रहिएगा और उनसे उन्हीं की भाषा शैली में बात करिएगा। आप भी देखते होंगे जब कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी बड़ा राष्ट्रपति वगैरह या कहीं भी कोई प्रभुत्वशाली लोग पहुंचते हैं तो उन्हीं के वेशभूषा में वो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे तात्पर्य ये होता है कि लोगों को लगता है ये हमारे बीच का नेता है, हमें समझेगा, और उन्हीं की क्षेत्रीय भाषा में बात करता है। तो गांधी जी इस तरीके से अपनी बात को पूरे लोगों में फैलाने लगे। आपको बता दें गांधी जी
इतना बड़ा व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि आप कई लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन गांधी जी को आप ये मान लीजिए जो बंदा उस समय लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और उस व्यक्ति ने केवल और केवल जब ये एक सत्याग्रह में थे तो वहाँ पे अपनी बात रख रहे थे, तो वहाँ की महिलाओं ने कहा कि ये सूट बूट पहन के जो व्यक्ति आया है वो हमारी बात को कैसे सुनेगा, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने को। तो वहीं पे काफ़ी गांधी जी द्रवित हुए और बोले कि जब तक हम भारत देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे तब तक हम कोई शरीर पे ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे, बस ढकने के लिए ही कपड़ा पहनेंगे, कोई मतलब ये नहीं कि टाई वगैरह इस तरीके का कोई सूट वगैरह पहन के आए। और आपने देखा होगा कि गांधी जी की आप ऑलमोस्ट जो पिक्स देखते होंगे, एक साड़ी रहती है उनकी, वही धोती टाइप की, ठीक है। तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अब थोड़ा गांधी जी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए जन्म वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। हम इनकी थोड़ी स्पेसिफिक बातें बनाते हैं जो आपके इसमें हो जाएंगी। एंट्री कब हुई गांधी जी की? 9 जनवरी 1915। 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन बोलते हैं। और लखनऊ अधिवेशन में जो यहाँ के एक प्रकार से कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ऐसा ना करें कि साउथ अफ्रीका में जो इंसिडेंट हुई सत्याग्रह वाली, वो गांधी जी आ ही गए हैं भारत में, तो इनसे ही सुन ली जाए। तो गांधी जी को भी इसमें किया गया इनवाइट। गांधी जी पहुंचे 1916 के अधिवेशन में। दूसरी चीज, जो फिरोज शाह मेहता जिनके ऊपर आपने देखा था जूताबारी हो गई थी, उनको क्या किया गया, यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी 1916 में। तो फिर यहाँ पे आपका कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों लोगों का पैचअप हो गया, समझौता हो गया, और वो दोनों लोग एक ही मंच पे आपके आ गए 1916 के अधिवेशन में। तो ब्रेकअप कब हुआ? 1907। और जो आपका पैचअप हुआ वो कब हुआ? 1916। और इसके बाद यहाँ पे ही गांधी जी से एक व्यक्ति मिले आके, राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल ये जो व्यक्ति थे, ये बिहार के व्यक्ति थे और ये पर्टिकुलर आपके चंपारण जिले के व्यक्ति थे। तो इन्होंने गांधी जी को एक समस्या बताई आके कि चंपारण में गांधी जी एक 3 कठिया नाम की पद्धति चल रही है, जिसमें अंग्रेज लोग क्या करते हैं, किसी भी किसान की भूमि पे 3/20 भाग में, कितना? 3/20 भाग में किसान अपनी ही जगह में नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है, नील की खेती के लिए। और ये जो नील होती है वो इतनी ज़्यादा मतलब हार्मफुल होती है, जो आपकी अच्छी खासी भूमि होती है और उसको क्या कर देती है, बंजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो इस पद्धति को कैसे भी करके आप समाप्त करवाइएगा, जो किसान की बंजर हो रही है भूमि, उनको कैसे भी करके निकालिएगा, ठीक है। तो इस पद्धति को समाप्त करवाने के लिए राम कुमार शुक्ल किनसे मिले आपके? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने इनकी बात को सुना, समझा, और 1917 में गांधी जी पहली बार चंपारण पहुंचे और इन लोगों की बात को रखा वहाँ के प्रशासन के सामने, वहाँ के जो कलेक्टर साहब थे उनके सामने। और इतनी बड़ी संख्या में इनके साथ भीड़ एकत्रित हो गई थी कि ये बात उनकी स्वीकार करनी पड़ी और 3 कठिया पद्धति को हटाना पड़ा। कहाँ से? चंपारण से, ठीक है। तो पहला अगर बोला जाए क्षेत्रीय आंदोलन गांधी जी का कौन सा था, याद रखिएगा, चंपारण। कहाँ पे? बिहार, ठीक है। इसके बाद दूसरा आंदोलन की बात करते हैं। तो दूसरा आंदोलन 1918, और ये आपका गुजरात का एक जिला है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में क्या हुआ? अहमदाबाद मील सत्याग्रह बोल सकते हैं या आंदोलन बोल सकते हैं। तो अहमदाबाद में क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे अभी कोविड आया था, इसी तरीके से उस दौरान 1918 में वहाँ फैल गया प्लेग। अब प्लेग में लोग जो वहाँ के बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, आपको पता है कि अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर बोला जाता है। और मैनचेस्टर का अर्थ होता है, ब्रिटेन में मैनचेस्टर एक जो शहर है उसका मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र मतलब कि वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम होता हो। तो मैनचेस्टर जो आपका बोला जाता है अहमदाबाद को, यहाँ पे कपड़ों की बहुत बड़ी बड़ी मिल्स थी, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज भी बहुत ज़्यादा काम करते थे। तो प्लेग की बीमारी की वजह से जो वहाँ के ऑनर थे वो यहाँ के एम्प्लॉयज को निकाल रहे थे, फायर डाउन कर रहे थे कि हम कैसे, मतलब हमारी कंपनी तो खुद ही बंद है, हमारी फैक्ट्री तो खुद ही बंद है, हम कैसे इनको एक प्रकार से
जो यहाँ के मील मजदूर हैं, इनको हम कहाँ से सैलरी वगैरह प्रोवाइड कराएंगे? तो इन लोगों को वो फायर डाउन कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि आप इनको एक चीज़ बताइए, ऐसे निकाल देंगे तो इनकी भी तो फैमिली है, इनकी भी तो एक प्रकार से लाइफ है, ये कैसे सरवाइव करेंगे ऐसे समय में? तो गांधी जी इनके बोले कि आप इनको निकालिएगा या ना निकालिएगा ये डजंट मैटर, लेकिन इनको कुछ ऐसे प्लेग की जो बीमारी है उसमें कुछ इन लोगों को सपोर्ट करिएगा। तो ये लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट कर रहे थे 50% बोनस की रिक्वायरमेंट कर रहे थे, 50% बोनस दिया जाए जिससे हम अपनी घर की एक प्रकार से आर्थिक जिम्मेदारी को संभाल सकें। तो खैर गांधी जी 50% की तो बात नहीं एक्सेप्ट करवा पाए, लेकिन 35% गांधी जी की बात को मानते हुए बोनस दिया गया इन मजदूर जो आपके अहमदाबाद मिल में थे। तो आपका 1918 वाला भी इनका सत्याग्रह कैसा हुआ? सफल रहा। उसी के दौरान गुजरात में ही देखा जाए तो एक प्राकृतिक आपदा आई, नेचुरल डिजास्टर हुआ, जिसमें इतनी ज़्यादा सूखा पड़ी, बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो वहाँ पे जो एक जगह पड़ती है खेड़ा, खेड़ा आपका आंदोलन आपने सुना होगा, खेड़ा आंदोलन 1918। इसमें क्या जगह, जो खेड़ा आपकी जगह पड़ती है, कहाँ पड़ती है? गुजरात। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा। वहाँ पे प्राकृतिक आपदा के कारण, यही सब सूखा वगैरह के कारण, वहाँ पे जो किसान थे वो राजस्व नहीं दे पा रहे थे अंग्रेजों को। जब राजस्व नहीं दे पा रहे थे तो अंग्रेज लोग उनको काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो ये बात गांधी जी को फिर अगेन बताई गई कि ऐसी ऐसी बात है। तो गांधी जी फिर पहुँचे यहाँ पे खेड़ा आंदोलन में, और गांधी जी ने कहा जब एक चीज़ बताइए अंग्रेज लोग, जब उनके खाने के लिए उसमें कुछ नहीं बचा है तो आपको वो राजस्व कहाँ से प्रदान करेंगे? तो ये बात भी यहाँ पे स्वीकार कर ली गई महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरने लगे, क्योंकि इनके ये तीनों आंदोलन आप देख रहे होंगे सफल हो गए। कौन कौन से? 1917 चंपारण जो आपका बिहार, फिर 1918 अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो आपका गुजरात, और तीसरा आंदोलन इनका खेड़ा आंदोलन जो आपका फिर अगेन गुजरात। ऐसे करके गांधी जी की एक बहुत बड़े स्तर पे देखा जाए तो यहाँ पे छवि बन गई। राजनैतिक करियर जो इनका स्टार्ट हो गया वो यहाँ से। अब इसके आगे 1918 के बाद 1919 में होता क्या है, एक कानून आता है ब्रिटिश संसद द्वारा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, और इसे काला कानून नाम की संज्ञा दी जाती है। क्या बोलते हैं इसको? काला कानून। अब इसे काला कानून क्यों बोलते हैं उसके बिहाइंड हम बातें करते हैं कुछ। इससे पहले आपको पता होगा एक्ट जो होता है, एक्ट मतलब अपने यहाँ पे क्या होता है? अधिनियम। इसका मतलब होता है कानून, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट में क्या किया गया, अंग्रेजों ने जो ये कानून पारित किया उसमें ये था किसी भी व्यक्ति को बिना कोई पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा ना वो अपना वकील कर सकता है, ना कहीं अपील कर सकता है, ना ही कहीं दलील कर सकता है। जब इस तरीके का उसमें चीजें लागू थी तो इसे बोला जाता था काला कानून। और इसमें क्या होता था, ये कांग्रेस के ही कुछ लोगों को अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लेते थे। उसी में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक डॉक्टर सतपाल और एक व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों व्यक्तियों को जब गिरफ्तार किया गया तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध दर्ज कराने के लिए उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जो एक कार्यक्रम होता है पंजाब अमृतसर वगैरह में, आप सुने होंगे बैसाखी, इनका बहुत बड़ा त्यौहार होता है सिख लोगों का। तो ये लोग सभी एकत्रित हो रहे थे और साथ में एक प्रकार से इन लोगों को गिरफ्तारी का विरोध भी दर्ज कराना था। तो ये एक आपने जगह सुनी होगी, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, और ये आपकी जगह कहां पे है? अमृतसर। कहां पे जगह है? अमृतसर। तो यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हो रहे थे और यहाँ पे
आप ये समझिएगा लोग ही नहीं एकत्रित हो रहे थे, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे करके बहुत बड़े रूप में यहाँ पे एक प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो गई। ये बात पता चली अंग्रेजों को, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी तो डिस्क्लोज हो ही जाती हैं। तो अंग्रेजों को जैसे ही पता चला तो अंग्रेजों को ये नहीं बताया गया, जो अपने ही कुछ लोग थे, भारतीय ही लोग, उन्होंने कि ये लोग एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पे बैसाखी त्योहार के लिए। इन लोगों को ये बताया गया कि ये विरोध दर्ज कराना है, कौन, किनका किनका, डॉक्टर सतपाल का और सैफुद्दीन किचलू का। तो वहाँ पे उस समय एक प्रकार से जो जनरल था, उसका नाम आप जानते होंगे, जनरल डायर, वो पहुंच गया अपनी सेना को लेके, अपने कुछ पुलिसकर्मियों को लेके। अच्छा, जलियांवाले बाग की एक स्पेसिफिक बात आपको बता दें, उसका जो एंट्री वाला गेट है, एक ही गेट है, बहुत बड़ा गेट है, आप उसी के माध्यम से जा सकते हैं और उसी के माध्यम से आपकी रिटर्निंग हो सकती है। बीच में आप कहीं से भी एक प्रकार से बाहर नहीं निकल सकते। जनरल डायर पहुंचा तो इसने उसी गेट को क्या किया, एक प्रकार से क्लोज कर दिया और अपने जो सैनिक थे उन लोगों को ये आदेश दिया कैसे भी करके इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए। अब भीड़ इतनी सारी और ये लोग मतलब वहाँ पे तो त्योहार, तो छोटे बच्चे, महिलाएं, ये सभी लोग साथ में, तो ये लोग भीड़ को नियंत्रित तो कर नहीं पाए कुछ, क्योंकि अंग्रेज लोग इतने ज्यादा नहीं वहां पे पहुंच पाए थे, ना अंग्रेज सैनिक पहुंच पाए थे। तो इन लोगों ने डायरेक्टली, जनरल डायर ने वहां पे शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया। अब जिसको जिसको वो देख पा रहे थे डायरेक्टली गोली चला। और ये लोग तो जलियांवाले बाग में जो पहुंचे थे वो तो अपना त्योहार वगैरह मनाने, तो वो लोग तो पहले से कुछ तो लेके नहीं गए थे, वो तो निहत्थे लोग थे। तो ऐसे करके बताते हैं कि एक जलियांवाले बाग में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कई सारे भारतीय व्यक्तियों की उसमें मृत्यु हुई, कई लोग चोटिल हुए, कई लोग घायल हुए। अपने जो बताते हैं अपने भारतीय जो डेटा के अनुसार लगभग 1000 से प्लस लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई थी जलियांवाले बाग हत्याकांड में। लेकिन जो अंग्रेजों की एक समिति बनी थी उसमें बताया गया था लगभग 300 लोगों की, अप्रॉक्स 380 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन जो अपने डेटा बताते हैं, अपने जो लोग बताते हैं, उसमें बताया जाता है कि 1000 प्लस मृत्यु हुई थी जलियांवाले बाग में। तो इसका विरोध दर्ज कराने के लिए, इस नरसंहार का विरोध दर्ज कराने के लिए आपको पता होगा कि अपने भारत के ही कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी उपाधियों का एक प्रकार से त्याग कर दिया था। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, कई बार पूछी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की, नाइटहुड की। यहाँ पे गांधी जी ने भी अपनी एक उपाधि थी केसरे हिंद की, महात्मा गांधी, इन्होंने अपनी त्याग दी थी उपाधि, कौन सी? केसरे हिंद। और एक आपने नाम सुना होगा शंकरन नायर। शंकरन नायर जो इनकी कार्यकारिणी थी उसमें एक प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो अपने यहाँ पे कार्यकारिणी थी उसमें एक सदस्य के रूप में काम करते थे। कई बार पूछा गया है शंकरन नायर। तो शंकरन नायर ने उस पद से इस्तीफा दे दिया था ब्रिटिश कार्यकारिणी से, ठीक है, शंकरन नायर। तो आपकी 1919 तक की घटनाओं को मैंने संक्षेप में यहाँ पे आपको बताया। अब चलते हैं कि गांधी जी कैसे अब एक बड़े आंदोलन की ओर चल रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण था वो भी। और दूसरी चीज, एक आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन था उसके लिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का कभी सूर्य ही नहीं अस्त होता है। ऐसा समझ लीजिए कि कितने देशों को इसने गुलाम कर रखा था, अपना एक प्रकार से औपनिवेश बना रखा था, कॉलोनीज बना रखा था, कि ब्रिटेन का कभी सूरज ही अस्त नहीं होता था, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक प्रकार से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें कई लोगों ने, भारतीय लोगों ने अपनी उपाधियों का परित्याग कर दिया और अंग्रेजों से कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहुत बड़ा हम लोगों का मतभेद हो गया कि आपने इस तरीके से जो एक बिना हथियार के, एक प्रकार से बिना कोई निहत्थे लोगों पे जिस तरीके से आपने गोलीबारी करवा दी, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय, उसकी बहुत कड़ी निंदा की गई। और इसी के बाद आपको बता दें कि एक खलीफा वर्ड होता है। खलीफा का तात्पर्य ये होता है मुसलमानों का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं खलीफा। आज भी हम लोग जैसे जनरली भाषा में बोल देते हैं तुम यार बहुत बड़े खलीफा हो, तो ये खलीफा वर्ड है मुसलमानों का सर्वोच्च एक प्रकार से शब्द। और तुर्की जो जगह पड़ती थी वहाँ पे यही खलीफा शब्द को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि तुर्की की गुलाम किसका था?
खलीफा शब्द को समाप्त कर दिया गया था। तो जब किसी के आप एक प्रकार से धार्मिक उसके ऊपर कोई एक प्रहार करेंगे तो ये बात लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इस कारण ब्रिटेन का या कह सकते हैं अंग्रेजों का विश्व स्तर पे विरोध स्टार्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने खलीफा शब्द को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब मुसलमान भी एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं भारत में भी, आपको बता दें उस समय आपकी जो 30 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसमें 6 करोड़ आपके मुस्लिम ही लोग थे अपने भारत में। तो 6 करोड़ लोग तो एक प्रकार से देखा जाए किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के। क्यों? एक इन्होंने क्या किया, इनकी धार्मिक जो आस्था थी उसका कहीं ना कहीं क्या किया, खंडन किया। तो फिर इस तरीके से गांधी जी यहाँ पे ऑलरेडी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें अपनी कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़े पैमाने पे एक आंदोलन करने की तैयारी में थे ही, और लोग इनके साथ में जितने भी प्रभुत्वशाली लोग थे वो भी इनके साथ में जुड़ ही रहे थे। तो ऐसे करके भारत में कहीं ना कहीं से एक जो चेतना होती है राष्ट्र के लिए, वो कहीं ना कहीं जाग चुकी थी। ठीक है, तो ये खलीफा पद समाप्त होना, इधर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, ये सारे कारण कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन के रूप में स्टैब्लिश हुए। और उसी समय गांधी जी को ये मौका लगा कि हम कोई एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं, और आपका 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में आप देख रहे होंगे कि गांधी जी के साथ में सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं से जुड़ चुके हैं। ठीक है, और असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ही गांधी जी, आपको पता होगा, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए इस अहिंसा को कहीं से भी आपने ब्रेक किया तो हम इस आंदोलन को स्थगित कर देंगे। तो 1920 से ये आंदोलन कंटिन्यू आपका चलता रहा। तो इसमें कई लोग जुड़ते रहे, मतलब देश से हर कोने से व्यक्ति जुड़ रहे थे। तो उसी समय 1922 में आपकी जगह पड़ती है गोरखपुर के पास में चौरी चौरा, वहां से भी कुछ लोग जुड़ने इनके पास में जा रहे थे। कहां पे? 1922 में। कहां से? चौरी चौरा से। और कहां जा रहे थे ये? जहां पे गांधी जी आपके थे, गुजरात में। इस स्थान से कुछ व्यक्ति चले। तो जब व्यक्ति चले हैं तो पहले तो कोई साधन वगैरह तो वैसे हुआ नहीं करते थे कि पता चले आप एरोप्लेन से निकल गए या बहुत ज़्यादा ट्रेन चल रही है उससे निकल गए। तो गांव में लोग, जो व्यक्ति होते थे, किसान लोग होते थे, वो मिसाल वगैरह आप देखे होंगे जो चला के रात में अपनी यात्रा करने निकल जाते थे। ऐसे करके निकल ही रहे थे। तो चौरी चौरा में ही एक पुलिस चौकी पड़ती है। तो पुलिस चौकी जो पड़ती है, तो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उनको पता था कि गांधी जी एक बड़ा आंदोलन अपना कहीं ना कहीं स्थापित कर रहे हैं। तो इन लोगों से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ये लोग बोले कि हम गांधी जी से मिलने जा रहे हैं, उनके आंदोलन में सहयोग करने जा रहे हैं। तो जैसे ही एक प्रकार से ये लोग निकले हैं, तो ये बात तो इन लोगों को पता ही थी कि ये लोग अहिंसा के पुजारी हैं, ये लोग कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती ये लोग गांधी जी को कहीं ना कहीं बार बार टीच कर रहे थे कि अरे तुम लोग वहाँ जा रहे हो, ये करने जा रहे हो, तुम लोग आंदोलन में भाग लोगे। और ये पता ही था कि ये अहिंसा के पुजारी हैं, तो कोई हिंसा करेंगे नहीं। अब किसान लोग कितनी देर तक, गाँव के वो भी कितनी देर तक पुलिस कर्मियों को बर्दाश्त करते। इन लोगों ने, यहाँ के 22 पुलिसकर्मी थे, इन लोगों को खदेड़ लिया और कहा कि ऐसा है, अब अहिंसा गई, बाद में पहले तुम लोगों से निपट लेते हैं, हम गुजरात तो बाद में पहुंचेंगे। तो इन 22 लोगों को इन लोगों ने पहले तो खूब धोया अच्छे से, और फिर ये लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग के पुलिस चौकी के अंदर घुस गए। और पुलिस चौकी में जो बाहर वाला गेट था, इन किसानों ने बाहर वाले गेट को किया बंद, और जो हाथ में पकड़े थे मिसालें, वही सब ऊपर से दी टाल। और ये जो आपका घटना हुई 5 फरवरी 1922, और कौन सी घटना है? चौरी चौरा घटना।
और इसी के बाद जैसे ये घटना हुई, गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और इस आंदोलन के स्थगित करने पर गांधी जी को कई मतलब एक प्रकार से क्रिटिसाइज को फेस करना पड़ा, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने भी बोला था कि एक बात बताइए गांधी जी, अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में है वो गलती करता है तो उसका परिणाम कन्याकुमारी वालों को क्यों दिया जाएगा। तो इसके परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने कहा कि एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हम चाहते थे कि पूरा ही आंदोलन अहिंसा के रूप में चले, कोई भी यहाँ पे हिंसा ना हो, और ये हिंसा हुई है तो हम इस आंदोलन को अब कैरी ऑन नहीं करेंगे और यहीं पे स्थगित करेंगे। तो ये आपका आंदोलन स्थगित कर दिया गया 1922 में। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में। अच्छा, इसी के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी जी तो गिरफ्तार हो गए, ठीक। तो गांधी जी के गिरफ्तार के बाद में कुछ और जो नेता थे या कुछ नए नौजवान थे, वो लोगों में कहीं ना कहीं देश प्रेम तो अब बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ ही गया था। तो 1924 एक पार्टी गठन की गई आपके कानपुर में ही, नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें नए नए लोग, नए नए लड़के, जैसे आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर आजाद और आपके क्या नाम राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र लाहिड़ी, और इसमें आपके थे क्या नाम रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे लोग इसमें एकत्रित हुए। इन लोगों ने अपना एक प्रकार से क्या बनाया, संगठन बनाया, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और कब? 1924। और किस जगह पे? कानपुर पे, ठीक। तो अब कोई भी संगठन बनेगा तो उसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहेगी वो किसकी रहेगी? रुपयों की, क्योंकि रुपए से ही संगठन को और अच्छे बड़े स्तर पर क्या किया जा सकता है? अपडेट किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। तो इन लोगों के दिमाग में आया क्यों ना हम अंग्रेजों से कोई बड़े पैमाने पे किसी, एक तो धन का कैसे भी करके उनसे लूटपाट करते हैं या धन उनसे लिया जाए। तो 1925 9 अगस्त 1925 में इन लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया जिसे आप बोलते हैं काकोरी षड्यंत्र। क्योंकि इनको क्या करना था? इनको एक प्रकार से कैसे भी करके अपने संगठन में रुपए एकत्रित करना था। अब रुपए जब एकत्रित जब ही हो पाएगा जब कोई ये बड़े पैमाने पे कहीं से लूट करते हैं, कहीं से चोरी करते हैं। तो एक 9 अप्स डाउन ट्रेन थी, 9 अप्स डाउन ट्रेन थी, 9 अप्स डाउन ट्रेन, ठीक है। तो आपकी जो 9 अप्स डाउन ट्रेन थी, तो इसमें प्रमुखता जो व्यक्ति थे वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद भागने में बड़ा एक्सपर्ट थे। जैसे इन्होंने खजाना जाना लूटा, तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन हुआ क्या, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे आपके, कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, ये एक्चुअल में क्या थे, जैसे पुराने लोग नहीं रहते हैं, बड़ा साल वगैरह बहुत बड़ी एकदम ठाकुर टाइप के ओढ़ के रहते हैं, उसी तरीके से ये ओढ़े हुए थे एक साल। तो भागते हुए वो साल क्या हुई, इनसे गई गिर वहीं पे, जब ये खजाना लूट रहे थे। तो जब साल गिर गई तो ये लोग तो पाए नहीं गए, तो उनकी साल मिल गई अंग्रेजों को। और साल पे आप देखे होंगे जो ड्राई क्लीनर रहते हैं वो अपनी कभी कभी क्या लगा देते हैं, कुछ स्टैंप लगा देते हैं, मोहर टाइप की लगा देते हैं। उससे पता किया गया और वो स्टैंप जो लगी थी वो कानपुर की लगी गई। तो कानपुर के पास पुलिस पहुंची और पुलिस ने उस धोबी को धोया, पूछा ये बताओ सही से कि किस किस का ये साल है और ये लोग कैसे हमें कहाँ मिलेंगे। तो बता दिया धोबी ने। जैसे ही वो धोया गया तो उसके बाद लोग, इनकी जो पुलिस थी वो पहुंच गई दबिश की। दबिश में सभी लोग एक प्रकार से पकड़े गए, जिसमें फिर अगेन आपके भाग गए कौन? चंद्रशेखर आजाद। आजाद थे, आजाद ही रहेंगे और अपने आप को आजाद ही तरीके से इन्होंने मारा। तो इसमें जो पकड़े गए लोग आपके वो थे प्रमुख व्यक्ति। इसमें देखिए
29 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी और 25 लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई थी, जिसे आप लोग काला पानी की सजा, जो आपकी सेलुलर जेल होती है, काला पानी की सजा, वो दे दी गई थी। जो 4 लोग पकड़े गए थे उनको कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी आपकी गोरखपुर, ये पूछी जाती है। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी गोंडा। इसके बाद रोशन सिंह और आपके थे अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान। तो अशफाक उल्ला खान को दी गई थी, अशफाक उल्ला खान को दी गई थी फैजाबाद, और रोशन सिंह को दी गई थी इलाहाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद। ये 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, किस वजह से, काकोरी षड्यंत्र के मामले में पूछी जाती है, कहाँ किसको फांसी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करते हैं, ये फांसी अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं आप लोग। 1925 की ये घटना थी, 9 अगस्त 1925 काकोरी। अब क्या हुआ कि इस तरीके से मतलब गतिविधियां तो बढ़ी नहीं थी, कहीं ना कहीं देश प्रेम तो जाग ही रहा था। तो फिर 1927 में एक और आपकी इंसिडेंट हुई कि आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में साइमन कमीशन पास हुआ। और आपको बता दें, जैसा आपने सुना होगा 1909 का जो माल्य मिंटो सुधार था, उसमें आपका जो संरक्षण या कह सकते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन की बात कही गई थी। तो सबसे पहले आरक्षण जिसको दिया गया था, मुसलमानों को, 1909 के माल्य मिंटो सुधार में। और हर 10 वर्ष बाद आपके यहाँ पे एक रिपोर्ट आती थी अंग्रेजों की, जैसा कि 1919 में माल्य मिंटो सुधार अधिनियम दोबारा से आया था, जिसमें सिख और आपके आंग्ल भारतीय और आपके कुछ समुदाय को और आरक्षण दिया गया। तो 1929 में जो रिपोर्ट आनी थी, तो उससे पहले जब रिपोर्ट आती थी तो एक कमीशन बनता था जो आपका पूरा रिपोर्ट को एक प्रकार से भारत की अवस्थिति को जानता था कि क्या कितनी गरीबी चल रही है, कितना यहाँ बेरोजगारी है, कितना यहाँ पॉपुलेशन कैसी है, इस तरीके की सारी बातों को जानने के लिए आपका साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसको अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करनी थी, हर 10 वर्ष बाद करनी होती थी। तो 1929 में प्रकाशित करनी थी, तो उससे बनने के लिए 1927 में वहां पास हुआ। और पहले तो पास होने के बाद ऐसा तो था नहीं कि एयर सर्विस वगैरह रहती हो, तो पहले एक प्रकार से जो आपके जलयान थे उनके माध्यम से आता था। 1928 में आपका साइमन कमीशन आगमन हुआ, कहाँ पे, भारत में आगमन हुआ। और आपको पता होगा कि इसमें जो 7 सदस्य थे, वो सभी के सभी सदस्य आपके कौन थे, अंग्रेज थे। तो जब अंग्रेज सदस्य आए, अब एक चीज बताइए, भारत की आपको एक प्रकार से स्थिति के बारे में पूरा डेटा कलेक्ट करना है, तो फिर अंग्रेज लोग कैसे भारत की स्थिति को समझ पाएंगे। यहाँ तो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, वो अपनी भाषा में बात करेंगे। तो गांधी जी इनकी एक प्रकार से वेलकम करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए कहाँ पहुंचे थे, मुंबई। और मुंबई में जैसे ही गांधी जी देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी साइमन कमीशन में 7 सदस्यीय लोग हैं, वो सभी लोग अंग्रेज हैं, तो गांधी जी ने कहा, आप आए हैं हमारे यहाँ की भारत के एक प्रकार से स्थिति का सब कुछ एक प्रकार से आंकड़ा वगैरह लेने, तो इसमें कुछ सदस्य आप क्या करिएगा, भारतीय लोगों को रख लीजिएगा। तो साइमन कमीशन जो इनके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप हमें अपनी रिकमेंडेशन ना दीजिएगा, हम अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ वर्क करेंगे। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम एक प्रकार से यहीं पे कहा, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, यानी कि साइमन कमीशन का विरोध सबसे पहले गांधी जी ने कहां पे किया, मुंबई में। और इसके बाद 1928 के बाद में फिर साइमन कमीशन वहां से मुंबई से लाहौर पहुंचा। और आपको पता होगा लाहौर में लाला लाजपत राय के कई सारे और समर्थक मिलके फिर यहाँ पे एक प्रकार से गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगाए, जहां पर आपको पता होगा कि
सैंडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया और उसमें लाला लाजपत राय की काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से स्थिति खराब हो गई, उनके लाठी वगैरह लग गई और 1928 में ही आपका अक्टूबर 1928 में इनकी ये पहुंचा था आपका कहाँ पे, लाहौर में। कहाँ से? मुंबई से कहाँ? लाहौर। और लाहौर में किसने विरोध किया? यहाँ पे विरोध तो पूरे भारत में हुआ, लेकिन सबसे पहले एक प्रकार से मुंबई और उसके बाद लाहौर, लाला लाजपत राय ने। इनके कई सारे समर्थक थे लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पे जब इनके चोट लगने से ये काफी घायल हो गए तो यहाँ पे मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की। और इस चीज को लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो हमने आपका गठन कराया था 1928 में, किस पार्टी का कराया था? 1924 में कराया था हमने गठन आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और यहाँ पे 1928 में एक पार्टी फिर बनी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें आपके प्रमुख नेता जो थे वो आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाटकेश्वर दत्त। और इसमें जो नेता थे हमने आपको उनके बारे में बताया था, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और आपके रामप्रसाद बिस्मिल, जिनको फांसी दे दी गई थी और 25 लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई थी। और भागने में सफल कौन रहे थे? आपके चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि ये ने आपको यही कहते थे कि हम आजाद हैं, आजाद ही मरेंगे। और आपने देखा भी होगा कि फरवरी जब इनका देहांत हुआ था, खुद को ही अपने गोली मार ली थी। तो आपने देखा होगा कि लास्ट गोली अपने आप को मार ली थी और कहा था कि हम आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। ठीक है। तो 1928 में ये जो लोग थे ये सभी एक प्रकार से नए नए नौजवान लोग थे। तो इन लोगों ने कहा हम लाला लाजपत राय की जो मृत्यु का बदला लेंगे, यानी कि हम सैंडर्स को क्या करेंगे? तो इसके बाद सैंडर्स को इन लोगों ने मार दिया। कौन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों ने। और तब तक गांधी जी भी आपके एक प्रकार से काफी दिनों से जेल में थे, लेकिन 1930 में वो बाहर आ गए थे और उन्होंने भी चीजों को देखा और समझा, कहा कि जब सभी लोग प्रयास कर ही रहे हैं भारत की आजादी का, तो क्यों ना हम भी इसमें कोई दूसरा आंदोलन अपना स्टार्ट करें। तो 1930 में हुआ क्या? आपका 12 मार्च 1930 इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि ये बताइए, नमक जहां बनता है वो समुद्र हमारा, जो उसमें एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं वो भारतीय, और फिर भी हमें नमक पे टैक्स देना पड़ता है अंग्रेजों को। तो ऐसा क्यों? जब सारे लोग हमारे, समुद्र हमारा, जमीन हमारी, कर्मचारी हमारे, तो हम लोग नमक पे टैक्स नहीं देंगे। तो 12 मार्च 1930 को ये अपने आश्रम से निकलते हैं, साबरमती आश्रम से, और वहां पे गांधी जी बोल के निकलते हैं कि अब जब तक हम भारत देश को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम दोबारा इस आश्रम में कदम नहीं रखेंगे। तो 12 मार्च 1930 से आपकी एक यात्रा शुरू की। कहां से? ये यात्रा की आपकी साबरमती आश्रम से, और एक जगह पड़ती है दांडी। दांडी मतलब समुद्र का किनारा है जहाँ पे नमक का एक प्रकार से उत्पादन होता था। और ये यात्रा कंप्लीट हो गई आपकी 6 अप्रैल 1930। तो अब आप अगर पूछा जाए कि कितने दिनों की यात्रा थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 24 डेज। ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा, 24 डेज ही आयोग आपका आंसर मानता है। तो ये यात्रा में गांधी जी जैसे ही पहुंचते हैं दांडी में, तो इनके साथ कई लोग, कई समर्थक इनके साथ में चलने लगते हैं। तो वहां पे गांधी जी क्या करते हैं, एक चुटकी भर मतलब एक प्रकार से नमक उठाते हैं और बोलते हैं अगर नमक पे कर लेना एक प्रकार से गैर कानूनी है, तो मैं इस एक चुटकी भर जो अपना ये नमक उठा रहे हैं, ये एक प्रकार से चखते हैं और कहते हैं कि हम इसको, कानून को नहीं मानेंगे, हम इस कानून को तोड़ते हैं। और इस तरीके की जो ये दांडी यात्राएं थी, ये पूरे भारत देश में कई जगह पे निकली थी। जैसे ये दांडी जगह थी तो इसको दांडी यात्रा बोलते थे, बट अगर देखा जाए तो आपको इसी आंदोलन को क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह आंदोलन। और नमक सत्याग्रह आंदोलन बहुत जगह निकला था। जैसे साउथ में अगर पूछा जाए आपसे कि नमक यात्रा किसने की थी, जैसे जहां जहां पे एक्चुअली में समुद्र थे, जहां जहां पे आपके समुद्र थे, नमक
सत्याग्रह। तो जहां जहां समुद्र थे तो लोगों ने वहां से समुद्र की यात्रा की। तो ऐसे ही अगर पूछा जाए कि साउथ में किसने नमक सत्याग्रह किया, तो आपका आंसर होना चाहिए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कई बार पूछा गया है। इन्हीं को राजा जी बोलते हैं, जो कि आपको पता होगा राजा जी नेशनल पार्क आपका कहां पे है, उत्तराखंड। ठीक है। इसके बाद 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे ही इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। फिर लेकिन इनका आंदोलन बंद नहीं हुआ, जगह जगह पे हमने बताया आपका आंदोलन शुरू हो गया था, जहां पे लोग दांडी मार्च इस तरीके का निकाल रहे थे, लेकिन उन लोगों को भी धीरे धीरे करके गिरफ्तार किया जा रहा था। और इसके बाद आपको पता होगा कि गांधी जी एक चीज में बहुत एक्सपर्ट थे, सभी को अपनी भाषा में कन्विंस कर लेते थे, अपने साथ में जोड़ लेते थे। तो आपको पता होगा 1932 में गांधी जी मिले जाके किनसे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और इन्हीं के साथ क्या किया इन्होंने, आपको पता होगा पूना पैक्ट, जिसमें ये समझौता किया गया कि कहा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कि हम लोगों को थोड़ा जो मूल धारा में लोग हैं उसी में सम्मिलित किया जाए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आज से किसी भी व्यक्ति को हरिजन या कह सकते हैं एक प्रकार से हरिजन नाम से संबोधित या दलित नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा। और हम यहीं पे इन्होंने अपनी गांधी जी ने पत्रिका भी प्रकाशित की थी, आपको पता होगा हरिजन पत्रिका। तो पूना पैक्ट पूछा जाए तो ईयर 1932 किसके बीच हुआ, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्लस आपके महात्मा गांधी। और इस एक दौरान और यहाँ पे इंसिडेंट हुई, आपको पता होगा कि 1930, 31 और 32 आपके 3 हुए गोलमेज सम्मेलन। कौन कौन से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन में अगर पूछा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो आपको एक तो आंसर सबको पता रहता है बी.आर. अंबेडकर, लेकिन उनके अलावा कौन व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो एक तो आपके हो गए कौन, बी.आर. अंबेडकर, और दूसरे जो व्यक्ति थे वो आपके थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। और एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाए कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, गांधी जी आपके गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन सा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा डीप मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बताना सही रहेगा। तो फिर 1938 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस आपके जिस अधिवेशन में भाग लिए थे, कौन सा था, त्रिपुरी अधिवेशन। 1938 त्रिपुरी अधिवेशन। और 1939 था 1939 हरिपुरा अधिवेशन। और यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस आपके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, जो वही पार्टी कौन सी, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा बताना चाहें तो बहुत ही एक प्रकार से उस समय समझ लीजिए जो आईसीएस एग्जामिनेशन होता था वर्ल्ड का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम, क्योंकि जो लोग आईसीएस क्रैक करते थे आपको पता है अंग्रेजों के वायसराय वाला जो कार्यभार दिया जाता था इन्हीं आईसीएस लोगों को दिया जाता था। ऐसा समझ लीजिए कि आज का आईएएस का एग्जामिनेशन आपके भारत का वो उस समय का आईसीएस एग्जामिनेशन रहता था। सुभाष चंद्र बोस ने उसको क्रैक किया था। तो इनका भी अपना आप समझ रहे होंगे कि कितना मेंटल एबिलिटी के योग्य व्यक्ति रहे होंगे। दूसरी चीज 1939 वाले अधिवेशन में जो महात्मा गांधी के समर्थक प्रत्याशी थे कौन, सीता रमैया, ठीक है, उनको हरा दिया था किसने, आपके सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया था महात्मा गांधी के बीच में और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। इसी वजह से 1939 में बीच में ही अध्यक्षता के पद से त्यागपत्र दे दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। इसके बाद फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। 1942
आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े स्तर का आंदोलन चलाया गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन, और जिसमें इनके पास सबसे ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई, किसके पास? गांधी जी के पास। और भारत छोड़ो आंदोलन में आपने देखा होगा कि हर वर्ग के लोग गांधी जी के साथ में जुड़े, और यहाँ पे अंग्रेजों को ये बात का अंदाजा लग गया कि अब कहीं ना कहीं अब इनको सत्ता देनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था, यही पता करने कि अब यहाँ की स्थिति कैसी है। तो क्रिप्स मिशन आपका भी आया था 1942, और क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष थे वो सर क्रिप्स ही थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स बोलते हैं, इनका पूरा नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये ही अध्यक्षता के रूप में आए थे, इनके साथ में कुछ लोग आए थे। ये लोग ये पता करने आए थे कि इन लोगों को सत्ता तो दे देंगे, लेकिन ये लोग सत्ता को यहाँ पे सुचारू रूप से आगे रेगुलेट कर पाएंगे, इनमें योग्यताएं भी हैं, पता चले ये अपना संविधान ही बनाने योग्य हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो संविधान बनाने वाला था। तो आपको पता होगा कि 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में आपके 3 लोग थे। कौन कौन? मैं बता रहा हूं ना, उनके याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और एक यही जो क्रिप्स यहाँ पे आए थे ना, क्रिप्स मिशन वाले, एक ये थे इसमें सदस्य के रूप में, क्रिप्स, सर क्रिप्स या स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे एक व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। तो ये 2 लोग सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। अब इसके बाद की कहानी थोड़ा सा, यहाँ पे ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। आपकी पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपके अस्थायी रूप से अध्यक्ष किए चुने गए थे, उनको एज के अकॉर्डिंगली चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और फिर 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946, कितना? 9 दिसंबर 1946, यहां पे जैसे ही आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को इंक्लूड करेंगे, तो आपका 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान सभा के द्वारा, देखिए एक चीज याद रखिएगा, कई लोग कहेंगे कि संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, बट ऐसा नहीं। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, और संविधान सभा में आपके 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य आपके ये लोग निर्वाचित होके आए थे। कैसे होके आए थे? निर्वाचित होके। 4 आपकी चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी मतलब होता है आज के यूनियन टेरिटरी, जिन्हें आप केंद्र शासित राज्य बोलते हैं, और 93 आपकी देसी रियासतें, इनको इंक्लूड करके जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 389। तो 292 जो ब्रिटिश प्रांत थे, उन पे क्या हुआ? निर्वाचन हुआ कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक व्यक्ति चुना जाएगा, जो संविधान सभा का क्या बनेगा? मेंबर बनेगा। मतलब संविधान सभा में अपनी बात को इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन के रूप में रखेगा, किसमें? संविधान सभा में, ठीक है। और ये 4 क्या हैं? 4 चीफ कमिश्नरी हैं, और 93 जो देसी रियासतें, जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनको डायरेक्ट मनोनीत कर लिया जाएगा। उनके लिए कोई निर्वाचन वाला शेड्यूल नहीं रहेगा, उनको डायरेक्ट मनोनीत कर लिया जाएगा, उनको चुन के संविधान सभा में भेज दिया जाएगा। वो यहाँ पे एक प्रकार से अपनी रियासत के बारे में, उनके अच्छे पहलू, बुरे पहलू, उनके सारे विषय की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, तो फिर अंग्रेजों को ये बात एकदम अंडरस्टूड हो गई कि अब हम यहाँ पे बहुत दिनों तक क्या स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेज भी यहाँ से स्केप करने की एक प्रकार से बात कर ही रहे थे। तो उसी के दौरान आपको पता होगा कि आपका 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने जापान पे क्या कर दिया था? नागासाकी, हिरोशिमा पे बम गिरा दिए थे। और ये बम, इससे पहले कभी भी किसी ने इस तरीके के बम का एक प्रकार से इम्पैक्ट नहीं देखा था। तो यूएसए ने कहा कि ऐसा करो ब्रिटेन, जितनी तुम्हारी कॉलोनीज हैं उनको जल्द से जल्द खाली करवा दो, नहीं तो मेरे पास ऐसे परमाणु बम और भी रखे हुए हैं। तो ब्रिटेन को लगा कि अब कहीं ना कहीं सबसे जो पावरफुल देश है वो कौन सा है?
यूएसए। और यूएसए ने यहाँ पे एक प्रकार से थ्रेट तो दे ही दिया था ब्रिटेन को कि अब आप अपनी कॉलोनी, मतलब जो आपके उपनिवेश हैं, उनको क्या करिएगा, खाली करिएगा। तो अब अंग्रेज समझ गए थे कि अब हमें बहुत जल्द ही भारत को भी एक प्रकार से स्वतंत्र देश के रूप में क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यूएसए हमारे साथ हो सकता है कि कभी ना कभी कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकता है, जैसा कि उसने जापान में कब किया था। तो आपका पहला गिराया था 6 अगस्त, दूसरा गिराया था 9 अगस्त, और तीसरा बोला 15 अगस्त को गिराने को, लेकिन जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो अब अंग्रेज लोग यहाँ पे एक चीज समझ गए थे कि जितनी मेरी कॉलोनीज हैं, क्या कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब होता है जहां जहां पे एक प्रकार से ब्रिटेन की वहां पे जो सरकार थी, या वो जहां पे एक प्रकार से अपना राज करते थे, जो उनके उपनिवेश थे, ठीक है। इसके बाद एक लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। कौन सी? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसमें कहा गया कि 15 अगस्त को हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र रूप का एक देश का दर्जा दे देंगे। तो इससे पहले 14 अगस्त को आपको पता होगा एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में ही पाकिस्तान का उदय हुआ। तो पाकिस्तान का अगर देखा जाए, जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता था, और भारत को जो मनाया जाता है वो 15 अगस्त को, क्योंकि हम लोग अपने आप को 15 अगस्त को स्वतंत्रता के रूप में घोषित किया। और लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना थी वो इसी पे आधारित थी कि एक भारत को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया जाए, भारत को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया जाए, और ये अपने संविधान के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसा था, क्योंकि अपना संविधान तो संविधान सभा के द्वारा बन रहा था और संविधान अभी अपना कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो कुछ जो इनके ही एक्ट थे, जैसे आपको सुना होगा भारत शासन अधिनियम 1935। आपको बता दें कि जो आईपीसी और सीआरपीसी बनी गई थी वो आज भी आप देखते हैं इंडियन पेनल कोड के तहत ही अपना भारत आगे प्रोसीड करता है। और बताइए 1860 में उसका एक प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो वो समझ लीजिए उनके कानून आज तक चल रहे हैं, जबकि आज से समझ लीजिए कितने साल पहले उन लोगों ने बनाया था। तो ये अंग्रेज समझ लीजिए कितना एक प्रकार से विवेकशील व्यक्ति थे कि कुछ लोगों ने पूरे विश्व को अपने एक प्रकार से अधीन कर लिया था, अपने आप को एक प्रकार से कितना सर्वोच्च समझते थे। उनकी जो दूरदर्शिता वाली सोच थी वो आज भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जो आईपीसी है आपका वो आज भी क्या है, अपने भारत में अप्लाइड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देश तो आजाद हो ही गया हम लोगों का 1947, और अपना जो संविधान कंप्लीटली बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949। यहाँ पे कुछ चीजें पार्सली तरीके से लागू भी कर दी गई थी, लेकिन इस डेट का संविधान बनने का तक ही सीमित है। और जो 26 जनवरी डेट थी आपको, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए था, जो कराची अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे, वहां पे अपना एक बार क्या था, झंडा फहराया गया था, और हमने अपने आप को, जितने भी कांग्रेस के लोग थे वहां पे जितना अधिवेशन में सम्मिलित थे, तो अपने आप को हमने स्वतंत्र घोषित कर दिया था और स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी को पहली बार। तो उसके बाद हमने ये डिसाइडेड किया था कि हर 26 जनवरी को हम क्या करेंगे कि अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसीलिए अब आजाद तो हम लोग हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो अब ऐसा तो कह नहीं सकते अंग्रेजों से कि ऐसा है आप 15 अगस्त को हमें ना आजाद करके हमें कब करिएगा, 26 जनवरी 1948 को। हम तो चाहते थे कि अंग्रेज यहां से कितनी जल्दी हो सके तो जाएं। तो अब इस डेट का इंपॉर्टेंस क्या था, कराची अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके पिताजी ने बात की थी स्वराज की, और इन्होंने बात की थी जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की। तो पहली बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, अपना संविधान बनके तैयार हो गया था। तो इस दिन आंशिक रूप से, जैसे आपको पता है, नागरिकता, संसदीय प्रणाली, आपका चुनाव, ये कुछ चीजें लागू कर दी गई थी। बाद बाकी सब चीजें आपकी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दी गई थी, और आपका संविधान बनके एकदम से लागू भी हो गया था, और हम लोग अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में
एक प्रकार से घोषित कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।